आइए आज हम बात करते हैं कार्डियोमायोपैथीज की। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको हार्ट की जो मसल्स हैं इसमें हमको परेशानी देखने को मिलेगी, यानी इसमें हमको पैथोलॉजी देखने को मिलती है, इसी को हम बोलते हैं कार्डियोमायोपैथीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की, इसी तरीके से देखिए हम रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की बात करेंगे, और यहाँ पे देखिए हम लोफुलर एंडोकार्डाइटिस और हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इन सब की हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबको हम डिटेल में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो देखिए डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी नाम से आपको पता चल रहा है कि जो हमारी हार्ट है ये हार्ट हमारी डायलेट हो जाएगी। ठीक है, तो डायलेट हो जाएगी, इस वजह से ये प्रॉपर आउटपुट नहीं जनरेट कर पाएगी। ठीक है, तो आउटपुट नहीं जनरेट कर पाएगी, और यहाँ पे जब ये डायलेट हो जाती है तो देखिए हमारा ये बिल्कुल लैप्लेसिस लॉ जो होता है ये काम करता है। और लैप्लेसिस लॉ देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं, देखिए कि हमारे हार्ट का जो प्रेशर होता है ये इसके अकॉर्डिंग होता है कि हार्ट की जो थिकनेस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसी तरीके से हार्ट में जो टेंशन होती है ना, यानी कितना ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ये टेंशन, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कितना प्रेशर ये जनरेट कर पाएगी, यानी कितने प्रेशर से ब्लड पुश कर पाएगी, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जबकि जो रेडियस होता है देखिए ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेडियस अगर ज्यादा हो रहा है तो ये प्रेशर कम जनरेट कर पाएगी। तो देखिए यहाँ पे जब डायलेट हो जाएगी तो ये रेडियस ज्यादा हो गया, जब रेडियस ज्यादा होगा तो ये प्रेशर कम जनरेट कर पाएगी, इस वजह से सिस्टोल प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये लैप्लेसिस लॉ के हिसाब से ऐसे होता है, ये यहाँ पे बिल्कुल बेसिक चीज बता दिए। देखिए यहाँ पे होगा क्या कि लार्ज डायलेटेड थिन वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल, तो देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगी कि देखिए लार्ज हो जाएगी, ठीक है, बड़ी होगी, लार्ज हो गई, और डायलेट भी होगी। लार्ज और डायलेट एक ही चीज है ना, कि लार्ज मतलब चारों तरफ से हम बात करें, और डायलेट मतलब ये इसका जो डायमीटर है ये चौड़ा हो गया, और इसका ये इसकी वॉल है ये देखिए वॉल जो होगी ये थिन हो जाएगी। तो ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है ये थिक होती है मोस्टली, मींस नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे ये वॉल इसकी थिन हो जाएगी, तो ये हमको यहाँ पे परेशानी देखने को मिलेगी। और इसी वजह से यहाँ पे हमको पुअर कॉन्ट्रेक्टाइल एंड पुअर रिलैक्सेशन, तो ये जिसका कॉन्ट्रेक्टाइल फंक्शन है ये पुअर हो जाएगा। और पुअर क्या होगा बताया ना कि प्रेशर जो होता है ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस से, तो जो रेडियस देखिए यहाँ पे ज्यादा हो गई, इस वजह से प्रेशर एक तो कम होगा, और देखिए थिकनेस और टेंशन, ये देखिए वॉल की जो थिकनेस है ये कम हो गई, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये कम हुई, इस वजह से भी प्रेशर कम होगा, तो इस वजह से यहाँ पे हमको सिस्टोलिक डिसफंक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे मेन चीज बता दें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में होता क्या है। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी देखिए क्या है कि मोस्ट कॉमन कार्डियोमायोपैथी, तो जितनी भी कार्डियोमायोपैथी होती है ना इसमें सबसे ज्यादा हमको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलती है। तो देखिए 90% ऑफ केसेस, तो जितने भी कार्डियोमायोपैथी है 90% सिर्फ हमारी ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। पहली चीज तो ये बता दिया गया, और दूसरी चीज बताया गया कि ये होता क्या है, इटियोलॉजिकल फैक्टर की बात की जा रही है। तो देखिए ऑफन इडियोपैथिक और फेमिलियल, तो ये इडियोपैथिक होती है या तो फेमिलियल होगी। ठीक है, तो फेमिलियल में ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, तो ये इडियोपैथिक भी हो सकती है या फेमिलियल हो सकती है। और फेमिलियल में देखिए दो हो सकता है, एक ये होता है कि ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ टीटीएन जीन। ठीक है, तो टीटीएन जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है, और एक टीटीएन जीन जो होता है देखिए इनकोड करता है सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन टाइटिन। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन जो टाइटिन होता है इसको इनकोड करने के लिए टीटीएन जीन होता है, और जब ये टीटीएन जीन म्यूटेट हो जाता है इस वजह से यहाँ पे हमको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलता है। तो ये फेमिलियल में हमको एक कॉज ये देखने को मिला कि यहाँ पे टाइटिन जो होगा ये म्यूटेट हो जाएगा, टाइटिन का जीन यानी टीटीएन जीन म्यूटेट हो जाएगा। और दूसरा देखिए हमको MYH7 जीन का म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो MYH7 जीन क्या होता है कि मायोसिन हैवी चेन 7 को इनकोड करता है, तो ये MYH7 जीन का भी हमको म्यूटेशन देखने को मिलता है, इस वजह से भी हमको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये फेमिलियल जो होता है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, और दोनों चाहे हम इसकी बात करें चाहे हम इसकी बात करें, ठीक है, तो दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, और दोनों में से हम बताएं कि एक में टाइटिन प्रोटीन को इनकोड करने वाला जीन जिसको हम टीटीएन जीन बोलते हैं ये म्यूटेट हो जाता है, और दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे मायोसिन हैवी चेन 7 प्रोटीन को इनकोड करने वाला जीन जिसको हम MYH7 जीन बोलते हैं ये म्यूटेट हो जाता है। तो ये फेमिलियर कंडीशन होगी, फेमिलियल इटियोलॉजी। और उसके बाद देखिए दूसरी इटियोलॉजी और होती है, तो और क्या हो सकता है, तो देखिए अदर इटियोलॉजी इंक्लूड्स ड्रग्स। ठीक है, तो ड्रग्स में देखिए यहाँ पे क्या होता है अल्कोहल इंड्यूस्ड भी होता है, ये अल्कोहल इंड्यूस्ड होगा, इसी तरीके से कोकेन से भी होता है, और देखिए दूसरी ड्रग्स जैसे डॉक्सीरिबोसिन है, और इसी तरीके से एंथ्रासाइक्लिन। तो देखिए एंथ्रासाइक्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्योंकि ये एंथ्रासाइक्लिन ड्रग इंड्यूस्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कॉज करता है, और एंथ्रासाइक्लिन के जैसे अगर हमको देखने को मिला तो इसकी प्रोग्नोसिस जो होती है वॉस्ट होती है। तो जितने भी इसके कॉज है ना सबसे वॉस्ट प्रोग्नोसिस हमको एंथ्रासाइक्लिन की वजह से देखने को मिलती है। और इसके अलावा देखिए हमको इन्फेक्शन की वजह से भी देखने को मिलता है, जैसे कॉक्सिकी बी वायरस का इन्फेक्शन है, या इसी तरीके से चागास डिजीज। तो इन दोनों कंडीशन में यानी ये दोनों इन्फेक्शियस कंडीशन है जो कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कॉज करती है। और इसके अलावा देखिए इस्चीमिया जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इसमें भी हमको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलता है। और सिस्टमिक कंडीशन जैसे हीमोक्रोमेटोसिस, सार्कोइडोसिस और थायरोटॉक्सिकोसिस और वेट बेरीबेरी, तो देखिए ये सिस्टमिक कंडीशन भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कॉज करती है। ठीक है, तो ये सिस्टमिक कंडीशन हो गई। उसके बाद देखिए हमको पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए हम यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट कुछ है उसको हम बता देते हैं। सबसे पहले देखिए अल्कोहल इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी, तो अल्कोहल इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी जो होती है तो देखिए इसकी प्रोग्नोसिस गुड होती है, तो इसकी प्रोग्नोसिस गुड होगी, और एक प्रिसिपिटेटेड बाय डिफिशिएंसी ऑफ, तो देखिए इन सब की डिफिशिएंसी की वजह से हमको अल्कोहल इंड्यूस्ड
कार्डियोमायोपैथी यानी अल्कोहल इंड्यूस्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हमको देखने को मिलता है। तो देखिए जैसे सेलेनियम की डिफिशियंसी की वजह से, थायमिन की डिफिशियंसी की वजह से और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी की वजह से, तो इन तीनों की डिफिशियंसी की वजह से हमको अल्कोहल इंड्यूस्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में एग्जासर्बेशन देखने को मिलता है, और ज्यादा चांस देखने को मिलता है। और सेलेनियम डिफिशियंसी देखिए यहाँ जब सेलेनियम डिफिशियंसी होती है तो इसको हम बोलते हैं केशमास डिजीज। और इस सेलेनियम डिफिशियंसी का अगर हम एपिडेमिक रीजन बात करें तो चाइना वगैरह जो है यहाँ पे सेलेनियम डिफिशियंसी बहुत कॉमन होती है। तो सेलेनियम डिफिशियंसी अगर हो रही है तो इसको हम केशमास डिजीज बोलते हैं, और केशमास डिजीज में अल्कोहल इंड्यूस्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का चांस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, और इसको इसलिए बताया ना कि आपका क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा पेशेंट आता है ना कि जो चाइना से वापस आया और उसको ऐसा ऐसा सिम्टम हुआ, तो वहां पे आप ये केशमास डिजीज या तो एज्यूम कर सकते हो, और अगर वो हार्ट रिलेटेड है तो फौरन आप समझ जाओगे कि अल्कोहल इंड्यूस्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बताया। तो देखिए अल्कोहल का हो गया कि इसकी प्रोग्नोसिस गुड होती है, जबकि एंथ्रासाइक्लिन हम बताया ना कि ड्रग इंड्यूस्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है और इसकी प्रोग्नोसिस होती है वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है। और उसके अलावा देखिए हम बताया कि ये पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी है, तो इस पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी की प्रोग्नोसिस जो होती है सबसे अच्छी होती है। तो बेस्ट प्रोग्नोसिस पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी की होती है। और ये होता क्यों है, तो देखिए यहाँ पे ड्यू टू एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर के प्रॉब्लम की वजह से देखने मिलता है, और ये एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर जो होता है ये एसएफएलटी होता है। ठीक है, तो एसएफएलटी एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर होता है, इसके प्रॉब्लम की वजह से हमको पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलता है। और ये पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी सबसे अच्छी प्रोग्नोसिस इसकी होती है, और गुड प्रोग्नोसिस हमारी अल्कोहल इंड्यूस्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की होती है, और सबसे खराब जो होती है ये ड्रग इंड्यूस्ड, इसमें भी एंथ्रासाइक्लिन की वजह से होती है, इसकी होती है। ठीक, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। और देखिए हमें यहाँ पे सिस्टमिक कंडीशन बताया कि हीमोक्रोमेटोसिस है, सार्कोइडोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस है, और वेट वेरी वेरी, इन सारी कंडीशंस में हमको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो देखिए यहाँ पे एज और इसी तरीके से हाइपरटेंशन, ये दोनों जो होते हैं ये रिस्क फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो हम रिस्क फैक्टर की भी बात बता दिए। अब देखिए हमको फाइंडिंग में क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए फाइंडिंग में हमको हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, क्योंकि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, इस वजह से देखिए यहाँ पे सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, इस वजह से हमको हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। तो हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे S3 प्रोड्यूस होने को देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब वेंट्रिकल की साइज बड़ी हो जाएगी ना, वेंट्रिकल देखिए बड़ी हो गई, इस वजह से एट्रियम से ब्लड बहुत तेजी से, यहाँ पे देखिए बताए ये देखिए वेंट्रिकल की साइज जब बड़ी हो जाएगी तो एट्रियम से बहुत तेजी से ब्लड आएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमको S3 प्रोड्यूस होता दिखाई देगा। तो यहाँ पे S3 हमको देखने को मिलता है। और देखिए हमको सिस्टोलिक रिगर्जिटेंट मर्मर देखने को मिलता है। तो सिस्टोलिक रिगर्जिटेंट मर्मर क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये डायलेट हो जाएंगे तो ये जो माइट्रल वॉल है ये अच्छे से बंद नहीं पाएगा, तो जब सिस्टोल होगी तो इधर से रिगर्जिटेंट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमको माइट्रल रिगर्जिटेशन का चांस ज्यादा देखने को मिलता है, इसी वजह से हमको सिस्टोलिक रिगर्जिटेंट मर्मर देखने को मिलता है। और इसके अलावा देखिए जब हम इकोकार्डियोग्राम करते हैं ना, तो इकोकार्डियोग्राम पे हमको डायलेटेड हार्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हार्ट जो है ये हमारा डायलेट है। और उसके अलावा देखिए बैलून अपीयरेंस ऑन चेस्ट एक्सरे, जब चेस्ट एक्सरे करेंगे तो ये हार्ट जब बड़ा हो गया ना तो बैलून अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हो गई डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अच्छा देखिए ईसीजी की फाइंडिंग हमको क्या देखने को मिलेगी, तो ईसीजी में देखिए हमको लो वोल्टेज इन लिम्ब लीड्स, तो लिम्ब लीड्स में हमको लो वोल्टेज देखने को मिलेगा। जबकि हम बात करें चेस्ट लीड में तो देखिए चेस्ट लीड में हमको हाई वोल्टेज देखने को मिलेगा, और पुअर आर वेव प्रोग्रेशन। तो ये तीन चीज हमको ईसीजी में देखने को मिलती है। और ये कार्डियक एमआरआई जो होती है ना, ये हमारी जीएसटी होती है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है हमारा, ये कार्डियक एमआरआई होता है, क्योंकि इसमें हम इस्चीमिया और इन्फॉक्शन को देख लेते हैं कि इस्चीमिया हुई है या इन्फॉक्शन। तो इसमें हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए इजेक्शन फ्रैक्शन के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। तो इतना हम यहाँ पे डिटेल नहीं बता रहे हैं, बस यहाँ पे ये बता दिए कि कार्डियक एमआरआई जो होती है ना, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में डिफरेंशिएशन कर देती है। और ईसीजी की फाइंडिंग बता दिए। और यहाँ पे हम बताया कि S3 प्रोड्यूस होता है, S3 यहाँ पे पैथोलॉजिकल होगा। और देखिए सिस्टोलिक रिगर्जिटेशन मर्मर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इकोकार्डियोग्राम पे हमको डायलेटेड हार्ट देखने को मिलेगा, और बैलून अपीयरेंस हार्ट हमको चेस्ट एक्सरे में देखने को मिलेगा। और ईसीजी की फाइंडिंग हम बता दिए। ठीक, अब आइए हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो देखिए ट्रीटमेंट में क्या होगा कि सोडियम रिस्ट्रिक्शन, तो हम क्या करेंगे, सोडियम का रिस्ट्रिक्शन कर देंगे। जब सोडियम का रिस्ट्रिक्शन कर देंगे तो क्या होगा, देखिए जब सोडियम कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी का जो ये वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ से देखिए ये प्रीलोड जो हार्ट का है ये कम हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे सोडियम रिस्ट्रिक्शन फायदेमंद होता है। और एसी इनहिबिटर्स और ARBs ये भी फायदेमंद होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा जो मेन टारगेट होता है हार्ट फेलियर में, अभी आगे हम बात करेंगे। तो देखिए हार्ट फेलियर में हमारा क्या होता है कि ये देखिए कैटेकोलामाइन ज्यादा वर्क करते हैं, इस वजह से हार्ट की कंट्रक्टिलिटी वगैरह बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ता है। और यहाँ पे देखिए रास एक्टिवेट हो जाता है, और जब रास एक्टिवेट होता है तो देखिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कराता है और सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को भी बढ़ा देता है, जिस वजह से हमको देखिए ओवरऑल क्या होता है कि कार्डियक रिमॉडलिंग वगैरह देखने को मिलती है। ठीक है, तो कार्डियक रिमॉडलिंग को ये सारे फैक्टर स्टिमुलेट करते हैं। आगे इसमें हम ना हार्ट फेलियर के टॉपिक में अच्छे से बात की है, इस वजह से यहाँ पे बता नहीं रहे, सिर्फ हम ड्रग का मैकेनिज्म हल्का सा बता दे रहे हैं। ठीक है, तो कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि ये सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज हो जाती है, इसी तरीके से रास एक्टिवेट हो जाता है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट होता है तो हम चाहते हैं कि सिंपैथेटिक टोन को डिक्रीज कर दें और रास को भी हम डिक्रीज कर दें। तो ये मेन मैकेनिज्म क्या होता है कि यहाँ पे जो
प्री लोड है इसको हम कम कर दें, या इसके जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी का फंक्शन है इसको हम थोड़ा कम कर दें, ताकि हमारा जो है ये परेशानी ना देखने को मिले। तो देखिए यहाँ पे हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले सोडियम रिस्ट्रिक्शन करेंगे। सोडियम रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो यहाँ पे प्री लोड कम हो जाएगा, तो ये इस तरीके से काम करती है। और एसी इनहिबिटर्स और एआरबीज, देखिए एसी इनहिबिटर्स और एआरबीज क्या करते हैं कि इस रास को इनहिबिट कर देती हैं। तो रास को इनहिबिट कर देंगे यानी एंजियोटेंसिन 2 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। इसी तरीके से एल्डोस्टेरोन का भी कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। इस वजह से ना हमको वासोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, ना ही सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल क्या है कि ये प्री लोड देखिए इधर कम हो जाएगा, ठीक है। तो प्री लोड कम हो जाता है, इसी वजह से हम एसी इनहिबिटर्स और एआरबीज का भी इस्तेमाल करते हैं और बीटा ब्लॉकर का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बीटा ब्लॉकर क्या करती है कि इसको देखिए बीटा ब्लॉकर आके हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट को कम कर देती है और साथ साथ वासोकॉन्स्ट्रिक्शन भी कम कर देती है। इस वजह से हार्ट को जो होता है ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती है और हार्ट अपना धीरे धीरे आराम से काम करते रहता है, ठीक है। और जब हार्ट ऐसा करेगा तो हमको कार्डियक रिमॉडलिंग नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से बीटा ब्लॉकर भी काम करती हैं। और यहाँ पे देखिए सेक्यूबेट्रिल, ये सेक्यूबेट्रिल भी हम देते हैं। और ये देखिए सेक्यूबेट्रिल बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है और बहुत ही अच्छी काम करती है। और ये क्या होती है सेक्यूबेट्रिल, तो इसको हम बोलते हैं नेप्रिलिसिन इनहिबिटर, ठीक है। तो नेप्रिलिसिन इनहिबिटर इसको बोलते हैं। और ये नेप्रिलिसिन क्या होता है देखिए हम बताएं, नेप्रिलिसिन जो होता है ये ब्रेक डाउन करता है एएनपी का, बीएनपी का, एंजियोटेंसिन 2 का और सब्सटेंस पी का, इन सब का ब्रेक डाउन करता है। और इसमें आप गौर करेंगे तो एएनपी बीएनपी होते हैं ये वैसोडायलेटर होते हैं, ठीक है, वैसोडायलेटर होते हैं। जबकि एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम सेक्यूबेट्रिल देते हैं ना यानी नेप्रिलिसिन इनहिबिटर, तो जब इनहिबिट हो जाएगा तो एनपी और बीएनपी ये ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इनका ब्रेकडाउन नहीं होगा, क्योंकि ये अब इनहिबिट हो गया तो ये एनपी बीएनपी ज्यादा हो जाएंगे, जिस वजह से हमको वैसोडायलेशन देखने को मिलेगा। जब ये वैसोडायलेशन देखने को मिलेगा तो देखिए प्री लोड जो होगा ये कम हो जाएगा। तो प्री लोड कम हो गया, इस वजह से यहाँ पे हार्ट में जो है एन डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा, हार्ट को काम कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये दोनों जो है एनपी बीएनपी काम करती हैं। लेकिन यहाँ पे एक परेशानी और क्या आती है कि एंजियोटेंसिन 2 को भी ये बढ़ा देता है। और एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, हम बताएं ना वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। इस वजह से जो एंजियोटेंसिन 2 ज्यादा होगा तो यहाँ पे चांस होता है कि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा है, इस वजह से प्री लोड को बढ़ाएगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 ज्यादा हो रहा है लेकिन ये नुकसानदेह है ना, क्योंकि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है और प्री लोड को बढ़ा रहा है। इसी वजह से जब हम सेक्यूबेट्रिल लेते हैं ना तो इसके साथ साथ हम एआरबीज भी देते हैं, ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ताकि जो एंजियोटेंसिन 2 ज्यादा हो रहा है ये एआरबीज के काम करने की वजह से, यानी इसका रिसेप्टर जब ब्लॉक हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन 2 अगरचे ज्यादा लेकिन अपने रिसेप्टर पर काम नहीं कर पाएगा और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन वाला जो फंक्शन था ये नहीं दिखा पाएगा। इसी वजह से सेक्यूबेट्रिल के साथ साथ हम वालसार्टन, ठीक है, वालसार्टन यानी एआरबी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हेल्पफुल होती है ताकि ये प्री लोड का कम कर दे। और देखिए यहाँ पे हम डाययूरेटिक भी देते हैं, और डाययूरेटिक का भी मैकेनिज्म ये है कि डाययूरेटिक भी ये देखिए यहाँ से ज्यादा लॉस कराएगी फ्लूइड को और सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को कम कर देगी। डाययूरेटिक का भी यही मैकेनिज्म है। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर ब्लॉकर, तो देखिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर ब्लॉकर जब दे देंगे तो यहाँ पे मिनरल आके ब्लॉक कर देंगे इसको, और यहाँ से देखिए सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इसके साथ वाटर का भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो जब सोडियम वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यानी सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम होगा। तो इस तरीके से हमारी जो होती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर ब्लॉकर वर्क करती है, जैसे स्पाइरोलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे देखिए जब सीवियर कंडीशन होती है तो यहाँ पे हम आईसीडी भी देते हैं। और ये आईसीडी का होता है तो देखिए इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर होता है, लेकिन इसको हम सीवियर कंडीशन में देते हैं। और जब और ज्यादा सीवियर हो जाता है तो यहाँ पे हम हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट ये हमारा ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट में देखिए सारे हम ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, इतने सारे। और यहाँ पे हम सबका मैकेनिज्म बता दिए कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पे मेन मैकेनिज्म हमारा क्या होता है कि प्री लोड को हम कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो प्री लोड को हम कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो देखिए ये हार्ट डायलेट होता है ना, जब प्री लोड कम होगा तो है ज्यादा डायलेट नहीं होगा। और हार्ट का ये वाला जो हम बताए थे ना कि रेडियस तब ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड आएगा हार्ट उतना ज्यादा डायलेट होगा, उतना ज्यादा रेडियस होगा। और जब ज्यादा रेडियस होगा तो ये प्रेशर ज्यादा नहीं जनरेट कर पाएगा। और जब हम प्री लोड कम कर देंगे तो ये रेडियस कम हो जाएगा, और रेडियस कम होगा यानी प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मेन मोटिव होता है कि ये प्री लोड हम कम कर दें। तो प्री लोड कम करने का सारा मैकेनिज्म हम आपको बता दिया कि इस तरह से हम प्री लोड कम करते हैं। तो ये हो गया। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए और क्या बताया गया कि लीड्स टू सिस्टोलिक डिसफंक्शन। तो यहाँ पे कार्डियोमायोपैथी से हम शुरू में ही बता क्या है कि जब ये रेडियस ज्यादा हो जाएगी तो प्रेशर कम जनरेट कर पाएगा, इस वजह से हमको सिस्टोलिक डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन देखने को मिलेगा जो शुरू में बताया। और यहाँ पे देखिए डिस्प्लेस इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, तो देखिए यहाँ पे हमको इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। देखिए इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी यानी यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होंगे ये पैरेलल होंगे, और देखिए यहाँ पे ये जो हम बताए ना कि हार्ट के चैम्बर की साइज जो होगी ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हार्ट के चैम्बर की साइज इंक्रीज हो जाएगी, और स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल की साइज इंक्रीज होगी, और थिकनेस जो होगी यहाँ पे इसकी ये थिकनेस नॉर्मल रहेगी बल्कि डिक्रीज भी होते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। तो इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, थिकनेस नहीं इंक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ पे साइज इंक्रीज हो जाती है, साइज इंक्रीज के साथ साथ यहाँ पे अगर थिकनेस की बात करें तो ये तो नॉर्मल रहेगी तो डिक्रीज होती है। तो इसी को हम इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। और इस इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी में जो ये सार्कोमियर्स है ना, ये मसल के फाइबर सार्कोमियर्स ये सीरीज में अटैच होते हैं। इस वजह से देखिए हमको थिन देखने को मिलता है, जो कि हम बताएं कि मसल्स जो होती है ये मोटी नहीं होती है बल्कि ये
नॉर्मल रहती हैं या तो थिन हो जाती हैं। इस वजह से हाइपरट्रॉफी के बावजूद भी इसकी साइज जो होती है मोटी नहीं होती है, क्योंकि सार्कोमियर्स जो होते हैं ये सीरीज में होते हैं। और उसके बाद फिर देखिए डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी को यहाँ पे एथलीट के हार्ट से कंपेयर किया गया, क्योंकि एथलीट के हार्ट में क्या होता है कि यहाँ पे एथलीट का हार्ट भी बड़ा हो जाता है और यहाँ पे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एथलीट के हार्ट में बढ़ जाता है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा यानी रेडियस बढ़ जाता है। लेकिन एथलीट के हार्ट में क्या होता है ना कि ये देखिए ये रेडियस तो बड़ा हो गया, ठीक है, कार्डियक साइज बड़ी हो गई, रेडियस तो बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे जो ये टेंशन ऑफ वॉल है ना, ये वॉल की टेंशन ज्यादा होती है, क्योंकि ये अपना वर्क करते हैं और यहाँ पे पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, टेंशन ज्यादा होती है। इस वजह से रेडियस अगर से बड़ा हो रहा है ना, तो रेडियस बड़ा होना यहाँ पे फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि रेडियस ज्यादा हो रहा है तो इसको टेंशन ऑफ द वॉल जो होती है ये कंपनसेट कर लेती है, और यहाँ पे जब ज्यादा हो गया तो ज्यादा फीलिंग हुई और ये यहाँ से ज्यादा फोर्स लगेगा तो ज्यादा ब्लड यहाँ से निकलेगा, इस तरीके से स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, और जब स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा। तो एथलीट के हार्ट में ऐसा होता है। लेकिन जो हमारा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, यहाँ पे रेडियस ज्यादा हो रहा है लेकिन टेंशन में कोई फर्क नहीं आ रहा है, इस वजह से इसको कंपनसेट करने वाला कोई नहीं, बल्कि कंडीशन को और ज्यादा खराब कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि कंपेयर टू एथलीट्स हार्ट्स वेयर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल इनलार्जमेंट फैसिलिटेट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। तो एथलीट के हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल का जब इनलार्जमेंट होता है तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, और जब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। तो देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। और हम बताएं कि भले ही हार्ट की साइज बड़ी होती है लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके टेंशन ऑफ द वॉल है ये ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज बताएं, तो इस तरीके से हमारे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का लगभग टॉपिक पूरा हो गया। अब यहाँ पे ये जो बताया गया ये स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी है। तो